हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 मिटिगेशन स्ट्रैटेजी एनकम्पास्ड वेरियस रिफॉर्म्स बाय गवर्नमेंट, एन्यूमरेट फ्यू ऑफ देम एंड गिव रिकमेंडेशंस अबाउट द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। कोविड-19 की शमन नीति में सरकार द्वारा विभिन्न सुधारों को शामिल किया गया। उनमें से कुछ पर विचार करें और सुधारों के क्षेत्र में सिफारिश दें। तो ये हम जो है ORF की एक रिपोर्ट है उसके थ्रू हम करेंगे। काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है और यहाँ से आपके बहुत अच्छे टेक अवेज होंगे स्पेसिफिकली मेंस आंसर के लिए, जहाँ से आपसे डेफिनेटली कोई ना कोई रिकमेंडेशन पूछा जाएगा। नहीं भी पूछा जाएगा तो आप उसको डाल सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन इधर से आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेपर नंबर 3 से है, India faces a huge gap in public healthcare infrastructure that imposes huge cost on sick people who have to seek private healthcare. Substantiate. मतलब हमारा जो सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल का बुनियादी ढांचा है उसमें भारी अंतर है, जिसकी वजह से बीमार लोगों पर भारी लागत पड़ती है और उन्हें जो है निजी स्वास्थ्य देखभाल की तलाश करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक ग्रामेटिकल एरर है, तो इसे आपको सिद्ध करना है। तो एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है जहाँ से आप जो है डेटा ले सकते हैं पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम पे, और एक अच्छा आंसर यहाँ से आप इसका हेल्थ केयर सिस्टम पर डेवलप कर सकते हैं। GS पेपर 4 से है, इसी वाले आर्टिकल से रिलेटेड है। प्रॉफिटेरिंग इज अ नेशनल इमरजेंसी बाय प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इज सोशली एंड एथिकली रॉन्ग कमेंट। तो प्रॉफिटेरिंग की जा रही है पर प्राइवेट प्रोवाइडर्स के द्वारा, जो कि काफ़ी गलत है। इस पे भी आपको कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के आर्टिकल्स देखेंगे, साथ साथ आप इनको आंसर्स को लिखेंगे। आंसर्स लिखने के बाद आप या तो हमें मेल कर सकते हैं help.civilstayari@gmail.com, या फिर आप हमें जो है हमारे ग्रुप में भेज सकते हैं। ग्रुप का नाम है t.me/civilstayari ग्रुप। ये आपका ग्रुप है। अगर आप चैनल भी ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। चैनल का नाम है @civil's तैयारी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और साथ साथ डिस्कशन जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं उनका। सो गाइस, ये ORF की रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम है रेगुलेटरी चेंजेस इन इंडिया इन द टाइम ऑफ कोविड-19 लेसन्स एंड रिकमेंडेशंस। गौतम चिकरमने के द्वारा लिखी गई है और ऋषि अग्रवाल के द्वारा फ्रीली अवेलेबल है। आप चाहें तो पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, बट हम कुछ पार्ट्स को ही पढ़ेंगे, पूरी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली पहले देखते हैं कि रिपोर्ट थी कितने टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट की में स्टडी की गई है 40 डेज़ की स्टडी की गई है, और यहाँ पे जो 25 मार्च से लेकर के 3 मई तक की स्टडी की गई है। इस स्टडी में यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा बहुत सारे जो चेंजेस हुए थे लॉज में, रूल्स में और रेगुलेशंस में, जो कि बिजनेसेस के ऊपर अप्लाई होते हैं, उन रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज की स्टडी की गई थी। ये मॉडिफिकेशन जो है फॉर्मल टूल्स के थ्रू आए हैं, जैसे कि ऑर्डिनेंसेस के थ्रू आए, नोटिफिकेशंस के थ्रू आए और गाइडलाइंस के थ्रू आए, और इन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को जो है अफेक्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, फूड, एजुकेशन। फिर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किए थे कोविड-19 रिलेटेड लीगल रीएडजस्टमेंट, जिससे कि लोगों को और बिजनेस एनवायरनमेंट्स को हेल्प हो सके। यूनियन लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पे टैक्स रिटर्न की फाइलिंग में रिलैक्सेशन अनाउंस हुआ था। सिमिलरली जो रिपोर्टिंग की जाती थी इंफॉर्मेशन की कुछ क्लॉजेस के अंदर, उसमें भी कुछ राहत मिली थी CBDT के द्वारा। फिर RBI ने जो है 3 महीने का मॉरेटोरियम दिया था लोन्स के लिए, साथ साथ मनी मार्केट में लिक्विडिटी भी इन्फ्यूज़ की थी। कैपिटल रेगुलेटर की अगर बात करें, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर की बात करें, मतलब सेबी की बात करें, तो उन्होंने जो कंप्लायंस का टाइमलाइन था वो बढ़ा दिया था। और CPCB की अगर बात करें तो उन्होंने एडवाइजरी इशू की थी कि किस तरह से बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट और डिस्पोजल होना चाहिए, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो भी जैसे ग्लव्स वगैरह का ज़्यादा यूसेज है, मास्क का ज़्यादा यूसेज है पैंडमिक के टाइम, तो उनको कैसे हमें डिस्पोज करना है, ये गाइडलाइंस दी गई थी CPCB के द्वारा। सब नेशनल लेवल की बात करें, जैसे कि UTs की अगर बात करें तो अंडमान एंड निकोबार, पौंडीचेरी, इन्होंने रेस्ट्रिक्ट की थी लोगों की एंट्री को। सिमिलरली बाकी स्टेट्स ने जो है गाइडलाइंस इशू किए थे फैक्ट्री मैनेजमेंट के, जैसे कि असम और त्रिपुरा ने। हरियाणा और केरला ने एडवाइजरीज इशू की थी हैंड सैनिटाइजर्स के यूज़ पर और थर्मल स्कैनर्स के यूज़ पर। बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स ने, जैसे कि हरियाणा और उड़ीसा ने, नोटिफाई किए थे प्रोसेसेस को, जिससे कि व्हीकल पासेस इशू किए जाएंगे और इंटरप्शंस को अवॉइड कैसे किया जाए।
फिर क्राइसिस ड्रिवन जो रिस्पॉन्सेस थे, इन्होंने एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम को मॉडिफाई करने का काम किया, एग्जाम्पशंस प्रोवाइड किए, गाइडलाइंस नए इंट्रोड्यूस किए थे, अमेंडमेंट्स लेकर के आए थे। और ये साथ साथ लोगों को जैसे कहा गया था एम्प्लॉयज़ के कंट्रीब्यूशन पीएम केयर फंड में किए गए थे। ये एक एग्जांपल है किस तरह से क्राइसिस ड्रिवन मॉडिफाइड अप्रोच रही। ये रिपोर्ट की सबसे मेजर फाइंडिंग ये है कि क्राइसिस जो है एक ट्रिगर हो सकता है पॉजिटिव चेंज का, जैसे कि रेगुलेटरी प्रेशर को ईज करने के लिए बिजनेसेस पर एक क्राइसिस जो है एक पॉजिटिव चेंज के रूप में आता है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने जो है एक्सपेक्ट किया था कि रिलैक्सेशन मिलेंगी। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे रेगुलेटरी चेंजेस किए हैं और साथ साथ जो उन्होंने काम भी किया है कि सेफ्टी को भी डिलीवर किया जा सके हेल्थ क्राइसिस के मैनेजमेंट के टाइम, और साथ साथ इकोनॉमिक जो फॉल आउट है उसको रिड्यूस किया जा सके। अब इंडिया जैसे जैसे लॉकडाउन को ईज़ कर रहा है तो चैलेंज है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमें बूस्ट करना है, जॉब क्रिएट करनी है और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए हेल्थ और सेफ्टी के ऊपर। 40 डेज़ की टाइमलाइन के बीच के अंदर 272 स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सैंपल जो है ये एग्जॉस्टिव डेटा सेट के थ्रू आया है, जो कि गवर्नमेंटल एक्शन को एनालाइज करता है पूरी कंट्री के लिए, जो काफ़ी डाइवर्स है और ये रिफ्लेक्टिव है कि हम और क्या कर सकते हैं। तो रिकमेंडेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। 272 यहाँ पे जो पॉलिसी सैंपल्स हैं उनकी स्टडी की गई है और उसके बेसिस पे रिकमेंडेशंस जो है दिए गए हैं। तो जो डेटा कलेक्ट किया गया था वो 2233 गवर्नमेंट वेबसाइट से किया गया था, जिसमें लॉज को अमेंड किया गया है, रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह अमेंड किए गए हैं। और 437 यूनियन गवर्नमेंट और एलाइड वेबसाइट्स थी, 1240 स्टेट और यूटी की वेबसाइट्स थी और 556 सिटी और म्यूनसिपल गवर्नमेंट की वेबसाइट्स थी। ये डेटा कलेक्शन का काम एवेंटिस ने किया था और इन्होंने 1074 सेंट्रल और स्टेट लॉज को ट्रैक किया था, 58,726 कंप्लायंसेस को ट्रैक किया था 6 कैटेगरीज में, लेबर, फिनेंस एंड टैक्सेशन, सेक्रेटेरियल, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जिससे कि रेगुलेटरी इंट्रोडक्शन और मॉडिफिकेशन को कैप्चर किया जा सके। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेथडोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कितना डेटा स्टडी हुआ था। तो सबसे पहली फाइंडिंग है इस रिपोर्ट की कि हाफ से ज़्यादा मतलब 50.7% जो चेंज लॉज थी, रूल्स और रेगुलेशंस थी, उनको यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था और 48.9% जो लॉज चेंज हुई थी वो यूटीज़ के या यूनियन टेरिटरीज मतलब स्टेट्स के द्वारा की गई थी, चेंजेस किए गए थे। अगर रेगुलेटरी चेंजेस की बात करें तो 2 एरियाज़ में चेंजेस ज़्यादा थे, आपके लेबर के एरिया में और एनवायरनमेंट, हेल्थ और सेफ्टी के एरिया में। तो आप ये देख सकते हैं लेबर के एरिया में टोटल 63 चेंजेस आए थे और एनवायरनमेंट के एरिया में 65 चेंजेस हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपका इंडस्ट्री स्पेसिफिक चेंजेस की बात करते हैं। अब अगर हम एनवायरनमेंट, हेल्थ और सेफ्टी की बात करें तो इसमें यूनियन मिनिस्ट्री का 1 मई का ऑर्डर होगा, जहां पे एक्सटेंड करने की बात की गई थी लॉकडाउन को। साथ साथ महाराष्ट्र के 2 चेंजेस होंगे, जैसे कि गाइडलाइंस के उन्होंने बताई थी कैसे कलेक्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है और डिस्पोज करना है वेस्ट को। साथ साथ दूसरा सर्कुलर था महाराष्ट्र का, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो कंसेंट की वैलिडिटी पीरियड है महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, उसमें जो है चेंजेस किए थे। तो ये भी आपका एनवायरनमेंट, हेल्थ और सेफ्टी के अंदर आएगा। लेबर चेंजेस की अगर बात करें तो इसमें 29 मार्च का ऑर्डर इंक्लूड किया गया है, जिसमें बात की गई थी कि जो इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं उनको मिटिगेट करने के लिए बातें की गई थी, डायरेक्शंस दिए गए थे एम्प्लॉयर्स को। साथ साथ 19 अप्रैल का ऑर्डर, जिसमें जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सिस्टम बनाने की बात की गई थी कि किस तरह से स्टैंडर्ड लेबर को मूव कराना है। अब अगर हम स्टेट स्पेसिफिक डेटा को देखें तो 8 स्टेट महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटका, उड़ीसा, राजस्थान और त्रिपुरा, इन्होंने आधे से ज़्यादा मतलब 51.5% जो कोविड-19 रिलेटेड चेंजेस किए हैं लॉज में, रूल्स में और रेगुलेशन में। महाराष्ट्र ने 16 चेंजेस किए हैं, हरियाणा ने 10 चेंजेस किए हैं, आंध्र प्रदेश और दिल्ली ने 8 चेंजेस किए हैं, कर्नाटका, उड़ीसा और राजस्थान ने 7 चेंजेस किए हैं, त्रिपुरा ने 5 किए हैं और बाकी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ ने ऑलमोस्ट 2.3 रेगुलेशंस ड्राफ्ट की हैं ऑन एन एवरेज। फिर अरुणाचल प्रदेश, दमन, दीव और लद्दाख और सिक्किम ने कोई चेंज नहीं किया।
अगर हम डोमिनेंस देखें तो महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और दिल्ली की कोरिलेट करती है उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा हैं, इसीलिए इनको रेगुलेशंस वगैरह ज़्यादा करनी पड़ी हैं। अगर स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक पे आता है, कर्नाटका 4th पे, राजस्थान 7th पे, आंध्र प्रदेश 9th पे, हरियाणा 12th पे और दिल्ली 13th पे। अब लेसन क्या लर्न कर सकते हैं डेटा से? 4 लेसन जो है हम लर्न कर सकते हैं गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स से। इस डेटा को पूरा स्टडी करने के बाद जो भी गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सेस दिए हैं उससे 4 लेसन हम लर्न कर सकते हैं। पहला लेसन है कि क्राइसिस इज ए मैकेनिज्म फॉर रेगुलेटरी रिलैक्सेशन। तो गवर्नमेंट, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ये आसानी से डिलीवर कर सकती है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ये रिलैक्सेशंस दे सकती हैं फाइलिंग्स में, एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइंस में, फिर टेम्पररी ईजिंग ऑफ रूल्स में और बाकी मेजर्स में, जिससे कि बिजनेसेस को थोड़ा स्पेस मिलता है और रेगुलेटरी रिलीफ मिल सकता है। क्योंकि रेगुलेटरी अगर रिलीफ नहीं होता है तो इससे जो है वो अफ्लोट नहीं रह पाते, एक्टिविटी के बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की 18 मार्च का जो डिसीजन था, जहाँ पे उन्होंने रिलैक्सेशन दिया था बोर्ड मीटिंग को होल्ड करने के लिए विदाउट फिजिकल, मतलब विद फिजिकल प्रेजेंस, तो उन्होंने कहा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आप बोर्ड मीटिंग होल्ड कर सकते हैं। इससे ये एक सही डायरेक्शन है, सही टाइम पर ये एक स्टेप आया है और सही डायरेक्शन में आया है और सही टाइम पीरियड पे आया है। लॉकडाउन ने नेसेसिटेट किया था इस चेंज को, बट ये चेंज ये है कि मतलब जो चेंज है काफ़ी अच्छा है और इस रूल को आगे भी चलते रहना चाहिए। रूल टेम्पररी है बट इसको परमानेंट बना देना चाहिए डिजिटल इंडिया में, क्योंकि ऑफन ऐसा होता है कि फिज़िकली आना जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में जो बोर्ड मीटिंग्स हैं उनके सही डिसीजंस नहीं आते हैं, तो बोर्ड की मीटिंग्स को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए अगर वर्चुअल मीटिंग से होती है, वर्चुअल मीडियम से होती है तो बहुत अच्छी बात है। ये एक अच्छा चेंज आया था। दूसरा लेसन जो हम लर्न कर सकते हैं वो ये है कि क्राइसिस इज़ द टूल टू एंड टर्फ वार्स। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट आपस में बहुत कंपटीशन करते हैं, बट कोविड-19 के क्राइसिस ने उन सबको एक साथ काम करने के लिए मजबूर किया है। एक साथ काम कर रहे थे वो कॉमन एनिमी से लड़ने के लिए, और डिपार्टमेंट्स अपने रेगुलेशंस को हार्मोनाइज कर रहे थे, ऐसा देखा गया। फॉर एग्जांपल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 21 अप्रैल को जर्नल सर्कुलर दिया था, जिसने एक्सटेंड किया था एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग्स को कंपनी के लिए, जिनका फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया था 31 दिसंबर 2019 को। 6 से 9 मंथ के लिए ये एक्सटेंड किया गया है। इसी तरह से सेबी ने भी 23 अप्रैल को एक सर्कुलर दिया था, जिसने इंडिया की टॉप 100 कंपनीज़ को, जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन से टॉप हैं, उनको 1 महीने का एक्सटेंशन दिया था अपनी एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने के लिए। 5 महीने से 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि एमसीए और सेबी जो है आपस में टेंडम में काम कर रहे हैं, मिलके काम किया है इन्होंने और सिमिलर डायरेक्शन में काम किया है, जिससे कि रिलीफ जो है लोगों तक बेटर तरीके से पहुंचाई जा सके। तीसरा जो हमने लेसन लर्न किया वो ये है कि क्राइसिस एक ट्रिगर होता है चेंज के लिए। एक लाइफ थ्रेटनिंग, इकोनॉमी को डिवास्टेट करने वाला जो क्राइसिस होता है वो गवर्नमेंट को फोर्स करता है कि वो ट्रांसफॉर्म करे एनेबलर के रूप में, डूइंग बिजनेस के एनेबलर के रूप में। कुछ एक्सेप्शन को अगर छोड़ दें तो क्राइसिस के से जो है गवर्नमेंट सिटीजन्स को बेटर कर पाती है, बेटर सर्व कर पाती है। फॉर एग्जांपल, 28 अप्रैल को कर्नाटका और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने सेपरेटली परमिट किया था शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट्स को रीओपन करने के लिए 50% वर्कर्स के साथ। मध्य प्रदेश ने 24 अप्रैल को और हरियाणा ने 30 अप्रैल को नोटिफाई किया था रिलैक्सेशन कि कितने नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क होने चाहिए, तो उन्होंने जो है 8 से 12 घंटे बढ़ा दिया था वर्क आवर फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत। सिमिलरली 30 मार्च को त्रिपुरा ने प्रोटेक्टिव मेजर्स इशू किए थे माइग्रेंट वर्कर की सेफ्टी के लिए एक एडवाइजरी के थ्रू। तो इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जो एक लॉन्ग डिमांड थी एम्प्लॉयर्स की, जहाँ से वो लोग थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाह रहे थे टाइमिंग ऑफ वर्क को लेकर के, फिर सेफ्टी को लेकर के, तो दोनों चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने क्राइसिस के टाइम पर पर जो है इशू की हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। फिर आपका नेक्स्ट लेसन, लास्ट लेसन जो लर्न कर सकते हैं वो ये है कि क्राइसिस जो है यूनियन और स्टेट रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन को क्रिएट करता है।
बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिविजन्स होते हैं पावर के यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में, बट वो एक साथ काम करती हैं सिटीजन्स को सर्व करने के लिए। और ऐसा हमने कोविड-19 के क्राइसिस में देखा। वहाँ पे बहुत कम जो है पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट्स रही हैं पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स में। सभी स्टेट्स ने अपनी रेगुलेटरी चेंजेस को हार्मोनाइज़ किया था और नेशनल लॉकडाउन के साथ जो है ट्यून इन किया था। होम मिनिस्ट्री से जो भी अनाउंसमेंट आ रही थी लॉकडाउन की, उसको सभी स्टेट्स ने पालन किया था उसका। सब्सिक्वेंट जो भी एक्सटेंशंस थी वो सभी स्टेट्स ने फॉलो की थी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अलावा भी रिवर्स पॉलिसी डायरेक्शन हुई थी, जहाँ पे ये जो है पब्लिक कॉन्वर्सेशन में नोट भी की गई थी। फॉर एग्जांपल उड़ीसा पहला स्टेट था जिसने अनाउंस किया था लॉकडाउन को 3 मई के बियॉन्ड, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी ऐसा किया था। तो स्टेट गवर्नमेंट्स की की बात सुनते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने भी एक्सटेंड कर दिया था नेशन वाइड लॉकडाउन को। तो यहाँ पे जो है रिवर्स पॉलिसी फॉर्मेशन हमने देखा, जहाँ पे स्टेट्स की बात को सुनते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी की थी। उसी तरह से हम पॉलिसी डिसीजंस की अगर बात करें तो ऑफन क्या होता है कि पॉलिसी डिसीजन बॉटम रंग तक नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा डिविजन्स में बटा हुआ है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे एसेंशियल लाइसेंसेस जैसे कि फैक्ट्री लाइसेंस और CLRA लाइसेंस, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन और एबॉलिशन एक्ट्स में आया था, उसका रिन्यूअल होना था फरवरी और अप्रैल के बीच में। ज़्यादातर स्टेट्स के पास जो है मैनुअल और पेपर बेस्ड रिन्यूअल सिस्टम है। लेबर कंसल्टेंट जो है फिजिकली आते हैं और एप्लीकेशन सबमिट करते हैं 30 से 60 डे इन एडवांस, और ये एप्लीकेशन जो है डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज़ को सबमिट की जाती है। एंटरप्रेन्योर्स इसी तरह से बहुत सारे ट्रिप्स लगाते हैं डिपार्टमेंट्स को फॉर्म सबमिट करने के लिए, क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए और फॉलोअप के लिए। बट कोविड-19 के टाइम पे ये देखा गया था कि सेंटर ने एक मॉरेटोरियम इशू किया इन सभी लाइसेंसेस पर 31 मई तक। बट ज़्यादातर जो स्टेट लेबर डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने जो है रिकंसाइलिंग मॉरेटोरियम्स नहीं दिए थे, तो ये एक गैप यहाँ पे देखा गया था। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस स्टेट लेबर डिपार्टमेंट जो है शट डाउन थे लॉकडाउन में, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स और फैक्ट्री लाइसेंसेस जो है एक्सपायर हुए हैं, नॉन कंप्लायंट हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके ऊपर जो है प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक लैकुना देखा गया है स्टेट गवर्नमेंट्स में। अब रिकमेंडेशंस की बात कर लेते हैं, क्या रिकमेंडेशंस दिए जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट्स को जो है अपने एफर्ट पूरे कंसंट्रेट करने होते हैं क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए, जैसे कि अभी गवर्नमेंट कर रही है। और कॉन्सिक्वेंट एक्शंस ये शो करते हैं कि उनकी कितनी एजाइल हैं और कितने अकाउंटेबल है गवर्नमेंट। अर्जेंट एक्शंस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं स्पेसिफिकली क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने बहुत सारे रिफॉर्म डिस्कस किए, काफ़ी सालों से रिफॉर्म डिस्कस किए गए हैं, बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई हैं लैंड को लेकर के, लेबर को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, पॉलिटिक्स को और जुडिशरी को लेकर के। बट ये जो चेंजेस हैं ये रिपोर्ट्स के बियॉन्ड नहीं जाते हैं। रिपोर्ट पे रिपोर्ट होती है, कमेटी बैठती है, रिपोर्ट देती है, फिर वो फाइनली जो है पॉलिसी में ट्रांसलेट नहीं होते हैं। तो ये डिटरमाइन कर पाना कि ये एक्चुअली जो है लैक्सिटी है या फिर ब्यूरोक्रेटिक इंडोलेंस है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जो है केयरलेसनेस से काम करने देती है, ये इसको डिटरमाइन कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बट एक चीज़ क्लियर है कि क्राइसिस के वक्त अगर गवर्नमेंट सर्वेंट्स केयरलेस हैं तो ये अनएक्सेप्टेबल है। गवर्नमेंट्स अगर पॉलिसी डायरेक्शंस इस तरह की नहीं लिख पाती जिससे कि पीपल इम्पैक्ट हो और पॉलिसी का कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, तो ये फिर सिर्फ पॉलिसी ड्राफ्टिंग के बराबर ही होगा। तो पॉलिसी बनाना ही सफिशिएंट नहीं है, पॉलिसी को कम्युनिकेट करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी कोविड-19 के पैंडमिक में हमने देखा था कि बहुत सारे जो है ड्रॉबैक्स देखे हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और पॉलिसी कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन की भी कहीं ना कहीं काफ़ी कमी रही है। तो ये जो रिपोर्ट है ये 4 रिकमेंडेशंस देती है जिनको अप्लाई किया जा सकता है इस करंट क्राइसिस में और इवन आगे वाले क्राइसिस में। पहली जो रिकमेंडेशन है वो ड्राफ्ट की बात है। एक लॉ को ड्राफ्ट करना, रूल को या रेगुलेशन को ड्राफ्ट करना एक चीज़ है और ड्राफ्ट को पहुंचाना सिटीजन्स तक दूसरी चीज़ है। क्योंकि चेंजेस किए गए हैं ड्राफ्ट में, इसका मतलब ये नहीं है कि सिटीज़न ने उन ड्राफ्ट के चेंजेस को पढ़ लिया है या अपने बिहेवियर को चेंज कर लिया है। तो एक्सेस जो है चेंजेस के लिए वो लीनियर नहीं है और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट डिलीवरी करे इन चेंजेस की उन लोगों तक जिनको इन चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अनाउंसमेंट क्लियरली सिटीजन्स तक जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पहला जो रेगुलेटरी डिसीजन आया था 4 मार्च को फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से,
जिसने डायरेक्ट किया था सभी पब्लिक सेक्टर बैंक को एक स्पेशल सेल बनाने के लिए, जिससे कि पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके इंडस्ट्री को, एमएसएमई सेक्टर को, जो भी अफेक्टेड है पेंडेमिक से। इसी रेगुलेशन में ये भी कहा गया था कि बैंक अपने कस्टमर्स को ये इन्फॉर्म करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर्स की रिक्वायरमेंट होगी एक बार में, जिससे कि सेल्फ सर्टिफिकेशन एक्सेप्ट किया जा सके। ये ऑफिस मेमोरेंडम था और इंडस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्टर के इंटरेक्शन के बेसिस पे बनाया गया था। बट ये जो मेमोरेंडम था ये डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे नहीं डाला गया था और ये एक एडेनम के रूप में जो है पोस्ट किया गया था और डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के पेज पे, और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के 12 मार्च के ट्रेड नोटिस के अंडर डाला गया था। तो इसका जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रॉपर है। जब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आया था तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे इसको डाला जाना चाहिए था, जिससे कि आसानी से कम्युनिकेट हो सके। दूसरा देखिए, सिंगल डिजिटल लोकेशन होनी चाहिए सभी पॉलिसीज़ की। यूजुअली क्या होता है कि जब चेंजेस करने हैं या चेंजेस होते हैं और ये अफेक्टेड पार्टी इन चेंजेस को ढूंढ रही होती है, तो इसके लिए जो ढूंढने में काफ़ी, अगर वो एक जगह नहीं होते तो कुछ चेंजेस तो मिल जाते हैं, कुछ चेंजेस रीच नहीं कर पाते। ऐसे में हमें जो भी, अगर एक इमरजेंसी सिचुएशन में हम चेंजेस लाए हैं तो वो चेंजेस जो है एक पर्टिकुलर लिंक में, एक सेपरेट लिंक में होने चाहिए। कोई भी लॉ, नोटिस, ऑफिस मेमोरेंडम, कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट का एक सिंगल वेबसाइट पे भी प्लेस किया जाना चाहिए, जिससे कि एक जगह सारे चेंजेस मिल जाएं और इनको सेग्रीगेट किया जाना चाहिए मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और लॉ वाइज, और टैग किया जाना चाहिए प्रॉपर्ली, जिससे कि आसानी से रीच कर सके, तो ढूंढना ईजी हो। जो भी पुराने नोटिफिकेशन है उनको डिलीट नहीं करना है, बल्कि उनको जो है मशीन रीडेबल फॉर्म में रखना चाहिए, केवल ड्राई स्कैन ऑफ फिजिकल पेपर के फॉर्म में नहीं किया जाना चाहिए। तो अभी क्या होता है कि रेगुलेशंस जो है पेपर पे प्रिंट होती हैं, उनको स्कैन करके डाल देते हैं, तो ये भी एक सिस्टम गलत है। आपने टाइप की होगी, उसके बाद ही आपने प्रिंटिंग की होगी, तो जो टाइप्ड फॉर्म है वो मशीन रीडेबल होता है, उसको टाइप्ड फॉर्म को रखना ज़रूरी है, स्कैन के रूप में डालना नहीं चाहिए। सारे लॉज कंप्लाइंसेस फाइलिंग को लोकेट करना चाहिए नेशनल पोर्टल पे, और ये नेशनल जो है सिंगल इन्फॉर्मेशन सेंटर हो सकता है जिसके पास ऐसी मैंडेट हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो कि सभी चीज़ों को, जैसे पीआईबी है जो सारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाता है, इस तरह का कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सेंटर यूज़ कर सकते हैं या पीआईबी की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई लॉ उस पोर्टल पे नहीं है किसी टाइम स्टैम्प के साथ, तो उसको जो है लॉ के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। पोर्टल अपडेट को जो है अपडेट मिलनी चाहिए, और फ्री सब्सक्रिप्शन बेस्ड मैकेनिज़्म हो, जिससे कि अगर कोई भी अपडेट हो तो आपके या तो जो फ़ोन है या फिर आपका ईमेल है उस तक पहुंच जाए, जैसे न्यूज़लेटर्स आते हैं। तो ऐसे करके एक ये सिंपल चेंजेस हैं, बहुत इसमें डिफ़िकल्टी कुछ भी नहीं है, कोई भी लेमैन भी इनको कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि वो ईजी हो, यूज़र फ्रेंडली हो। अभी 2000 वेबसाइट्स को सर्च करना पड़ता है, और कुछ अपडेट्स पब्लिश हैं, कुछ अपडेट्स पब्लिश नहीं हैं, और कोई भी सिंगल एंटरप्रेन्योर सभी अपडेट्स को नहीं देख पाएगा। एक सिंगल यूनिफाइड पोर्टल नहीं होने की वजह से रेगुलेटरी कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर नहीं हो पाता है, इससे भी कंप्लायंस में प्रॉब्लम्स आती हैं और रेंट सीकिंग बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि कम्युनिकेशन जो है सिटीज़न की लैंग्वेज में होनी चाहिए। एफडीआई को अट्रैक्ट करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, और ये एक स्ट्रैटेजिक इंटेंट है यूनियन की और स्टेट गवर्नमेंट की। मेकिंग इंडिया जो है इंडिया को अपीलिंग बनाने के लिए एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन आपको रिफॉर्म्स करने होंगे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना होगा, और उसमें हम जो है बिज़नेस की लैंग्वेज मतलब इंग्लिश को एज ए कॉन्वर्सेशन लैंग्वेज के रूप में यूज़ करते हैं, तो सर्कुलर्स ज़्यादातर इंग्लिश में होते हैं। बट इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में हो, इसको हम किसी एक स्टेट लैंग्वेज में भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदी उत्तर प्रदेश के लिए, मलयालम केरला के लिए, जिससे कि लोगों के पास तक, जनता तक ये चीज़ें पहुंच सकें। फिर स्टेट लेवल की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो सभी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में होनी चाहिए, यूनियन वाली सभी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में, और स्टेट की जो भी पॉलिसीज़ हैं वो स्टेट लैंग्वेज में भी होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को, जो आम एमएसएमई सेक्टर के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन तक सारी डिटेल्स प्रॉपर्ली पहुंच सकें, कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो।
एरर्स नहीं होने चाहिए। अर्जेंसी तो अंडरस्टैंडेबल है, बट बहुत जल्दीबाजी अंडरस्टैंडेबल नहीं है। एरर्स जो है रेक्टिफाई किए जाने चाहिए। कोई भी अगर आपने सर्कुलर में एरर कर दिया है तो उसको आप रेक्टिफाई कीजिए। अब ये प्रेशर से था, एक्सेस वर्क से था, आपकी आलस से था या यूजुअल ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम थी, इन सब से जो है इमरजेंसी के टाइम में हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। उससे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हो जाता है, जैसा कि हमने माइग्रेंट क्राइसिस में देखा था। तो जो कैजुअलनेस है नोटिफिकेशन में, ये चीज़ें जो है इमरजेंसी टाइम में नहीं होनी चाहिए। नोटिफिकेशंस प्रॉपर्ली वर्डेड होने चाहिए, काफ़ी क्लियर होने चाहिए, क्लियर डायरेक्टिव्स उनके अंदर होने चाहिए। अब ये सारा डेटा कैप्चर करने के बाद ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक जो है कोशिश की थी कि पॉलिसी एडजस्टमेंट किए जा सके एटलीस्ट टेम्पररी लेवल पर। और ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं एक विंडो है पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस की, लार्जर पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस की। गवर्नमेंट ने काफ़ी थॉट दिए हैं जिससे कि सिटीजन्स के लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाया जा सके, बिजनेसेस को अफलोड किया जा सके क्राइसिस के टाइम पे। लैक ऑफ कम्युनिकेशन एक इशू है जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। पॉलिसी मेकर को अपना रोल एज एन एनेबलिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में तो करना ही है, बल्कि उनको एज ए रोल मतलब वो जो है आपके उनको जो भी पॉलिसीज़ लेते हैं वो कम्युनिकेट करने भी ज़रूरी होते हैं। तो ये रोल भी उनको फुलफ़िल करना है। हर्डल क्रिएटिंग रोल नहीं होना चाहिए पॉलिसी मेकर का, एनेबलिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में उनको रोल प्ले करना चाहिए, जैसे कि कोविड-19 के फाइट में हमने देखा। और आगे भी अगर इस तरह का रोल रहता है तो उससे हमारी जो गवर्नेंस है वो काफ़ी ईजी हो जाएगी। पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी, ये देखिए की वर्ड्स हैं, इनको आप लिख के रख लीजिएगा। पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी, पॉलिसी कम्युनिकेशन, पॉलिसी एक्सेस, कम्युनिकेशन सेंसिटिविटी, सबको एक साथ काम करना होगा जिससे कि सिटीज़न की एक्सपेक्टेशन और पॉलिटिकल विल को मीट किया जा सके। पहला आर्टिकल हमें देखना है एन अनरेवलिंग ऑफ ग्रुप ऑफ 7। तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड जो है डिसऑर्डर में है, और हमने बात की थी कुछ टाइम पहले, अगर आपको याद होगा, कि G7 को जो है एक्सपैंड करके G11 में कन्वर्ट किया जाएगा। और इसमें जो 4 नई कंट्रीज़ हैं उसमें से हमने देखा था कि इंडिया को बोला गया है, फिर ऑस्ट्रेलिया को बोला गया है, फिर साउथ कोरिया को बोला गया है, और साथ साथ रशिया को बोला गया है। और कहीं ना कहीं ये जो ग्रुपिंग है ये एज एन एंटी चाइना ग्रुपिंग के रूप में उभर के सामने आने के लिए ट्रंप ने बनाई थी। तो G7 की जो समिट है वो वाशिंगटन में होनी थी जून में, और इसको पोस्टपोन कर दिया गया है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। उनका जो डिसीजन था उसके बाद जर्मनी की जो चांसलर थी एंजेला मार्केल, उन्होंने कहा कि वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। बेसिकली उन्होंने जो है बहाना दिया था कि कोविड की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगी। बट कहीं ना कहीं पहले की अगर आप बात करेंगे, प्री कोविड वर्ल्ड की अगर आप बात करेंगे, तो एक आप देखेंगे कि उस वक्त के टाइम पे जो वेस्ट था वो यूनाइटेड जो है फ्रंट शो करने की कोशिश करता और ज़रूर आती। अभी जो सिचुएशन है काफ़ी चेंज हो गई है। रिसेंटली एक सर्वे कराया गया था जर्मनी में, और वहाँ में जर्मनी के अंदर जो जर्मन्स हैं 37% जर्मन्स ने यूएसए को प्रेफर किया था ओवर चाइना। तो अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि यहाँ पे गिरावट जो दर्ज की गई वो जर्मनी के परसेप्शन में 13% की गई है पिछले साल। मतलब जर्मन्स ने पिछले साल 13% एक्स्ट्रा जर्मन्स ने जो है यूएसए को प्रेफर किया था। अब अगर हम चाइना की बात करें तो इस बार जो रैंकिंग कराई गई 36% जो जर्मन्स हैं उन्होंने जो है चाइना को ओवर यूएसए प्रेफर किया। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता है। ये जो चेंजिंग परसेप्शंस है, जहाँ पे चाइना का 13% गेन हुआ और 13% जो यूएसए का लॉस है, ये कहीं ना कहीं शो करता है कि जो वेस्ट की डायनामिक्स हैं वो चेंज हो रही हैं। अब G7 के एक्सपेंशन की बात करें तो जो लॉजिक दिया गया था वो ट्रंप ने ये कहा था कि G7 एक आउटडेटेड ग्रुप हो गया है और ये प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं करता कि क्या वर्ल्ड में चल रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा था G10 या G11 क्यों नहीं हो सकता, फिर इंडिया को, साउथ कोरिया को, ऑस्ट्रेलिया को और रशिया को इंक्लूड करने में क्या बुराई है। इस लॉजिक को एलैबोरेट करते हुए ये चीज़ जो है उन्होंने पिछले साल कही थी। अब इस लॉजिक को एलैबोरेट करते हुए व्हाइट हाउस के डायरेक्टर और स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशंस ने ये कहा था कि यूएसए जो है 5 कंट्रीज़ को इंक्लूड करना चाहता है, और ये 5 कंट्रीज़ जो है एक इंटेलिजेंस अलायंस के रूप में यूएसए इनको नाम देता है, और इनका नाम है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए और यूके।
ये जो इंटेलिजेंस अलायंस होगा ये काम करेगा, फ्यूचर ऑफ चाइना के बारे में जो है बातचीत करेगा। उसके साथ साथ ये कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं चाइना को कहीं टारगेट किया जा सके। तो अगर हम इन कंट्रीज़ की बात करेंगे, इंटेलिजेंस अलायंस की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ऑन बोर्ड है ऑलमोस्ट, बट ऑस्ट्रेलिया खुद भी बहुत ज़्यादा जो है लिंक्ड है चाइना के साथ। बट चाइना के जो एग्रेशंस हैं इंडियन ओशन रीजन में और साउथ चाइना सी में, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की जो टेरिटोरियल सिक्योरिटी है उस पर खतरा आ जाता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया जो है कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेगा इंटेलिजेंस अलायंस में आने के लिए। अब हम बात करें अगर न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड अगेन फॉर द सेम रीज़न वो भी साथ आना चाहेगा, बट बाकी कंट्रीज़ कनाडा, यूके, ये दोनों कंट्रीज शायद जो है ऑन बोर्ड नहीं रहेंगी, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ को डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है चाइना के होने या ना होने से। और दूसरी चीज़ ये है कि चाइना उनकी जो है सोवरेनिटी के ऊपर अटैक नहीं करता है, प्लस चाइना के साथ उनके जो है ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो अब देखना ये होगा कि लोग जो है कंट्रीज ट्रेड को तवज्जो देंगे आगे, या फिर चाइना को काम डाउन करने की या ईज डाउन करने की कोशिश करेंगी। एज़ फार एज़ इंडिया की बात की जाए तो चाइना का ऑब्जेक्शन और G7 का जो एक्सपेंशन है उसका मतलब ये नहीं कि इंडिया अब स्टे अवे करे, जैसे इंडिया ने पहले किया था। सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो अब वो टाइम नहीं है इंडिया के पास। और इंडिया अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए G7 एक अच्छा फोरम होगा, और एक्सपेंशन अगर होता है तो कहीं ना कहीं इंडिया को ग्लोबल वॉइस मिलेगी। तो इंडिया के पास कोई रीज़न नहीं होना चाहिए ना ज्वाइन करने का। इंडिया ने इससे पहले भी बहुत सारी G7 के समिट्स को अटेंड किया है एज अ स्पेशल इन्वाइटी। और उसके अलावा अगर हम बात करें अमेरिका की, तो ट्रंप ने जो है मोदी जी को इनवाइट किया है एज ए मेंबर के रूप में। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, मेंबर को बनाने के लिए पहले भी हमने पिछले वाले आर्टिकल में आपको बताया था कि G7 को अगर हमें एक्सपैंड करना है तो उसके लिए जो है बाकी मेंबर्स की सलाह चाहिएगी। तो बाकी मेंबर्स अभी ऑन बोर्ड हैं या नहीं ये देखना अभी बाकी है। पिछले साल भी इंडिया ने जो है G7 के समिट को एज एन स्पेशल इन्वाइटी अटेंड किया था, ऑस्ट्रेलिया के साथ, बुर्किना फासो के साथ, चिली के साथ, इजिप्ट, रवांडा, सेनेगल, स्पेन और साउथ अफ्रीका के साथ। G7 की अगर हम बात करें तो बेसिकली G7 जो है रिच डेमोक्रेसीज को रिप्रेजेंट करता है, जो 1970s से रिच डेमोक्रेसीज हैं उनका ये ग्रुपिंग है, उनकी ग्रुपिंग है। ये उस वक्त फॉर्म हुई थी जब ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़े थे। 1973 के बाद अरब और इजराइल का जो वॉर हुआ था उसके बाद ऑयल प्राइसेस में बहुत तेज़ी से उछाल आया था, तब G7 की ग्रुपिंग फॉर्म हुई थी। और उसी वक्त जो है ये जो ओपेक की कंट्रीज़ थी उन्होंने कनाडा के ख़िलाफ़ जो है एम्बार्गो लगा दिया था, मतलब कि उनको ऑयल नहीं इंपोर्ट करने दे रहे थे। फिर जापान, नीदरलैंड्स और जापान और कनाडा और नीदरलैंड्स, इन सब कंट्रीज़ को जो है ऑयल इंपोर्ट नहीं करने दे रहे थे। इस वजह से G7 की ग्रुपिंग बेसिकली बनाई गई थी। अगर हम बात करें G7 की, तो OECD के जो काफ़ी रिच नेशंस थे उन्होंने जो है इनफॉर्मल समिट के लिए बैठे थे। उन नेशंस में से USA थे, जर्मनी था, जापान था, इटली था, UK था। तो ये लोग जो है इनफॉर्मल समिट के लिए बैठे थे, और यही समिट जो है लेटर ट्रांसफॉर्म होकर के G7 में कन्वर्ट हो गई थी। और 1976 में इस समिट में कनाडा को भी इंक्लूड कर लिया गया था, और बाद में जो है यूरोपियन कमीशन को इंक्लूड कर लिया गया। यूरोपियन कमीशन लेटर मॉर्फ होकर के यूरोपियन यूनियन में फॉर्म हो गया था। अब ये इनिशिएटिव जो है एक टॉनी ब्लेयर के द्वारा और बिल क्लिंटन के द्वारा किया गया था, जब G7 को जो है एक्सपैंड करके G8 कर दिया गया, जब रशिया को इनवाइट किया गया था ज्वाइन करने के लिए 1998 में। बट जब रशिया ने जो है 2014 में क्रीमिया को एनेक्स किया, तो अगेन रशिया को G7 से निकाल दिया गया था, अगेन G8 से निकाल दिया गया था। फिर G8 अगेन रिफॉर्म होकर के G7 हो गया। तो इनिशियली जो है G6 कंट्रीज़ थी, फिर कनाडा को इंक्लूड किया गया 1976 में, उसके बाद ये G7 हो गई। फिर जो है रशिया को इंक्लूड किया गया 1998 में, फिर ये G8 हो गई थी। और G8 को में अगेन 2014 में जब रशिया को निकाल दिया गया, तो अगेन इट ट्रांसफॉर्म इनटू G7। तो G7 की जर्नी ये है पूरी। G7 की अगर बात करें तो इसमें काफ़ी बड़ी इकनॉमीज़ हैं और ये रिचेस्ट इकनॉमीज़ हैं। अब अगर हम इमर्जिंग इकनॉमीज़ की बात करें, 7 इमर्जिंग इकनॉमीज़ की बात करें, तो इनको E7 कहते हैं। इनमें आपकी होंगी ब्राज़ील,
चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रशिया और टर्की। ये जो इमर्जिंग इकनॉमीज़ हैं, ये ऑलमोस्ट हमारा जो जीडीपी है वर्ल्ड का, उसका 1/3 जो है कंट्रीब्यूट करती हैं ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी। मतलब जीडीपी अगर पीपीपी टर्म्स में निकाला जाए तो ये जो इमर्जिंग 7 है या E7 ग्रुप है, ये ऑलमोस्ट 1/3 जो है जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है और इसका जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है। इंडिया की इकनॉमी की अगर हम बात करें तो पीपीपी टर्म्स में इंडियन इकनॉमी ऑलरेडी 3rd लार्जेस्ट है और एज इट इज़, हालांकि वो काफ़ी पीछे हैं हम यूएसए और चाइना से, बट बाकी कंट्रीज़ से काफ़ी आगे हैं, तो हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। बाय 2050 एक प्राइस वाटर हाउस कूपर की जो रिपोर्ट है वो प्रेडिक्ट करती है कि 7 में से जो 6 बेस्ट परफॉर्मिंग इकनॉमीज़ होंगी वो आपकी E7 से होंगी, जिनमें से चाइना होगी, इंडिया होगी, यूएस होगी, इंडोनेशिया होगी, ब्राज़ील होगी और रशिया होगी। तो ये हमारी जो है ज़्यादातर कंट्रीज़ हम देख रहे हैं कि E7 वाली हैं, बस एक यूएसए जो है जो G7 ग्रुपिंग से है। 2 और कंट्रीज़ E7 ग्रुप में अच्छा परफॉर्म करेंगी और उन कंट्रीज़ का नाम है मैक्सिको और टर्की। तो इनके भी जो पोजीशंस है वो काफ़ी अच्छी होंगी। अगर इंडिया की बात करें तो PwC की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया का जो शेयर होगा ग्लोबल इकनॉमी में वो 17 ट्रिलियन जो है 2030 के आसपास होगा, 42 ट्रिलियन 2050 के आसपास होगा परचेज पावर पैरिटी पे, और ये सेकेंड प्लेस पर होगा आफ्टर चाइना और यूएसए से जस्ट पहले। इसने ये भी प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया जो है आसानी से जो आपका कोविड-19 का चैलेंज है उसको सस्टेन कर लेगा, ओवरकम कर लेगा, क्योंकि हमारे जो रिफॉर्म प्रोसेसेस हैं, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है, गवर्नेंस है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सारी चीज़ें हमारे इंडियन इकनॉमी को रिजिलियंट बनाती हैं। आज आपने जो है इकनॉमी के पेज पे आप अगर पढ़ेंगे तो S&P की एक रिपोर्ट आई है, स्टैंडर्ड एंड प्रॉक्टर की एक रिपोर्ट आई है, जिसने जो है इंडियन इकनॉमी की जो रेटिंग है वो तो B+ रखी है। बट अगर हम बात करें इंडिया की इकनॉमिक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि इंडिया के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो काफ़ी अच्छा होगा। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इंडियन इकनॉमी के जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं और हम रिजिलियंट हैं, हम ओवरकम कर पाएंगे इस चैलेंज को। और साथ साथ हालांकि हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 2020 और 2021 में, बट अगेन हमारे पास इतना जो फंडामेंटल स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे हम फिर भी वर्ल्ड इकनॉमी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे। अब G7 की अगर लिमिटेशन की बात करें तो G7 की क्या लिमिटेशंस हैं? G7 बहुत सारे अकाउंट्स में फेल हुई है। पहली चीज़ ये है कि जब इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ था 2007-8 में, तो G7 जो है उसको अवॉइड करने के लिए कुछ नहीं कर पाई थी। दूसरे तुलना हैंड पर अगर हम कंपेयर करें G20 से, तो G20 ने एक काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ किया है, ओपन मार्केट्स को प्रमोट किया है, स्टिमुलस प्रोवाइड किया है और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को कोलैप्स होने से प्रिवेंट किया है। G7 इतना ज़्यादा G7 का जो पास्ट है वो काफ़ी ग्लोरीफाइड पास्ट नहीं है। बहुत सारे इश्यूज़ में G7 के मेंबर्स में जो है डिफरेंसेस देखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज का एक एरिया है जहाँ पे G7 के मेंबर्स जो है आपस में बात नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे जो है एक डिफरेंसेस हैं। फिर कोविड-19 पैंडमिक पे भी डिफरेंसेस आ रहे हैं। चैलेंज तो दाइश का था, मीन्स ISIS का था, यहाँ पे भी जो है इंटरनल डिफरेंसेस थे। वेस्ट एशिया का जो कोलैप्स है उसके ऊपर भी जो है डिफरेंसेस हैं। तो कहीं ना कहीं G7 की में काफ़ी डिफरेंसेस हैं जो मेंबर्स के अंदर कोहेशन को कम करते हैं। G7 की अगर हम बात करें तो 59% जो हिस्टोरिकल ग्लोबल CO2 है, कंट्रीब्यूशन है, वो G7 कंट्रीज़ के द्वारा किया गया है 1850 से 2010 के बीच में। उनके कोल फायर्ड प्लांट्स ने एटलीस्ट जो है ट्वाइस ज़्यादा CO2 एमिट की है जितना अफ्रीका के कॉन्टिनेंट ने अभी तक एग्जिस्टेंस में की है। तो आप ये सोच लीजिए 1850 से लेकर 2010 तक G7 ने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसका आधा कंट्रीब्यूशन अफ्रीका ने अफ्रीका के पूरे कॉन्टिनेंट ने अभी तक किया है। तो कितने सारे कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में, उसके बावजूद भी अफ्रीका का जो कंट्रीब्यूशन है वो इन 7 कंट्रीज़ से आधा है। 3 अगर कंट्रीज़ की बात करें G7 में, जो कि है आपकी फ्रांस, जर्मनी और UK, ये आपकी टॉप 10 कंट्रीज़ थी जो कि कंट्रीब्यूट कर रही थी दाइश के लिए। और यहाँ पे जो आपके फाइटर्स हैं दाइश में, जो भी ISIS फाइटर्स हैं, 22,000 से 30,000 फाइटर्स आपके जो है इन कंट्रीज़ से हैं, G7 की कंट्रीज़ से हैं। अब साथ साथ अगर हम बात करें वेस्ट एशिया की, तो वेस्ट एशिया में भी ऑटोमन एम्पायर के फॉल डाउन के बाद बहुत ज़्यादा जो है इनस्टेबिलिटी हुई है।
इससे माइग्रेंट क्राइसिस क्रिएट हुआ है कंटिन्यूसली, बीच बीच में होता रहता है। और ये माइग्रेंट सारे जो है अफ्रीका से और वेस्ट एशिया से एस्केप करके और यूरोप में एंटर करते हैं। तो अब यूरोप में भी माइग्रेंट को लेने के लिए बहुत मतलब कुछ कंट्रीज़ एग्री होती हैं, कुछ कंट्रीज़ नहीं होती हैं। अगेन ये माइग्रेंट का जो क्राइसिस है, यहाँ पे सारी कंट्रीज़ ऑन बोर्ड नहीं आती हैं। यूरोप जो है अपनी वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज़ का झंडा दिखाता है, बट वहीं जब माइग्रेंट्स को एक लिबरल तरीके से डील करना है तो उसमें यूरोप अपना जो है उतना स्ट्रेंथन होकर के नहीं दिखाता। तो कहीं ना कहीं यूरोप की ये जो ऑब्स्टिनेंसी है उसकी वजह से मेडिटेरेनियन सी में कंटिन्यूसली कई बार हमने देखा है, ऐसे विजुअल्स आए हैं जहाँ पे माइग्रेंट्स इलीगली जब क्रॉस कर रहे थे तो वो जो है मर गए हैं। एक आपको याद होगा, एक छोटा सा 3 साल का बच्चा वो जो है एक शोर पे वॉश आउट हुआ था। तो ये एक ऐसी इमेज होगी जो शायद हमारी ह्यूमन कॉन्शियंस को हमेशा झकझोरेगी, और ये माइग्रेंट क्राइसिस का जो एक अगली फेस है वो हमें शो करती है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि यूरोप इतना ज़्यादा लिबरलिज्म होने के बावजूद भी माइग्रेंट्स के लिए अपने डोर्स खोलने के लिए तैयार नहीं है, और इस वजह से माइग्रेंट्स को छुप के आना पड़ता है। तो अगेन यहाँ पे जो कॉन्ट्राडिक्शन है, एक तरफ जो आप प्रोपाउंड करते हो, दूसरी तरफ जो आप जो है प्रैक्टिस करते हो, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और यही चीज़ जो है G7 की ग्रुपिंग के ऊपर उंगलियां खड़ी करती है। तो ऐसे में नीड है एक नए इंस्टीट्यूशन की। वर्ल्ड इस वक्त डिसऑर्डर की स्टेट में है, ग्लोबल इकोनॉमी ऑलमोस्ट रुक गई है कोविड-19 की वजह से, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रेस है। नेशंस को जो है ज़्यादा डेक्सटेरिटी चाहिए, ज़्यादा रेजिलियंस चाहिए, जिससे कि वो इस फ्लक्स को रोक सकें, मल्टीलेटरलिज्म को रिवाइव कर सकें और जो नेशनल सॉल्यूशंस को सीक कर सकें, जिससे कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इंटरनली रिजॉल्व कर सकें। ऐसे में जो एक्सटर्नल एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे इंटरनेशनल, वो काफ़ी अनइक्वल हैं इन सारे टास्क को फुलफिल करने के लिए, इक्विटेबल नहीं है कोई भी मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये हम कई बार बात कर चुके हैं कि मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस अभी तक जो कोल्ड वॉर के इरा में थे और जो वर्ल्ड वॉर के इरा में बनाए गए थे, वो बेसिकली जो है एक्सक्लूशनरी सिस्टम पे बनाए गए थे, जहाँ पे जो है कुछ कंट्रीज़ को बाहर रखा जाता था और एज ए क्लब के रूप में फॉर्म किए गए थे। जो भी इस क्लब का मेंबर है उसके पास स्पेशल प्रिविलेजेस होंगे, और जो इस क्लब का मेंबर नहीं है उसको बहुत ज़्यादा जो है डिसएडवांटेजेस कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता था। तो ये जो एक्सक्लूशनरी सिस्टम था, इससे नेशनल इंटरेस्ट पे हार्म होते थे, और कंट्रीज़ इसीलिए इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की बात करती हैं। तो ऐसे में एक रिफ़ॉर्म जो G7 में किया जा सकता है वो ये है कि कुछ फ्यूचर की जो लीडिंग इकनॉमीज़ हों उनको इंक्लूड किया जाए G7 में। फॉर एग्ज़ाम्पल जापान, जर्मनी, UK, फ्रांस, मैक्सिको, टर्की, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। अगर मान लीजिए ट्रंप इलेक्शन लूज़ कर जाते हैं तो शायद ये जो रिफॉर्म्स होंगे G7 में वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो बिडेन इतने ज़्यादा इस रिफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं हैं। 2005 में एडहॉक एक्सपेरिमेंट किया गया था प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर के द्वारा, जब उन्होंने G7 और ब्रिक्स को एक साथ लेकर के आए थे। तो ये एक वन ऑफ एक्सपेरिमेंट था, और उसके बाद जब टोनी ब्लेयर चले गए थे तो अगेन ये जो एक्सपेरिमेंट था वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया था। G7 का ब्रिक्स के साथ अगर कोलैबोरेशन हो जाता है या एक साथ मर्ज करते हैं तो भी बहुत अच्छी ग्रुपिंग होगी, और इससे अगेन जो मतलब बहुत सारी जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं, इकनॉमीज़ हैं, वो एक साथ आएंगी और कोलैबोरेशन का मौका मिलेगा। नया जो इंटरनेशनल मैकेनिज़्म होगा उसको ग्लोबल इश्यूज़ पे फोकस करना चाहिए। इंडिया बेसिकली तीन इश्यूज़ के ऊपर जो है इंटरेस्टेड रहेगा। पहला, इंटरनेशनल ट्रेड, वो इक्विटेबल होना चाहिए, किसी भी कंट्री को जो है एडिशनल एडवांटेज ना मिले और सब कंट्रीज़ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। दूसरा जो है क्लाइमेट चेंज का एक इश्यू होगा जो काफ़ी इंडिया के क्लोज़ है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ता है, और इंडिया की काफ़ी सारी पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 49% पॉपुलेशन जो है एडवर्सली इम्पैक्ट होगी क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसलिए अगेन क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा है जो इंडिया के क्लोज़ है, और इंडिया इस पे जो है इंटरनेशनल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहेगी, प्रेशर ग्रुप्स बनाना चाहेगी। और तीसरा अगेन कोविड-19 का क्राइसिस है। अब ये देखना ये है कि किस तरह से हम इंटरनेशनल लॉज़ को पुश कर पाते हैं, रूल्स को जो है इवॉल्व कर पाते हैं, जिससे कि लिबरल वैल्यूज़ वगैरह इंक्लूड हो सके हमारे इंटरनेशनल लॉ सिस्टम में। दूसरा जो हमारा प्रायोरिटी का ऑर्डर होगा वो होगा क्रॉस कटिंग इश्यूज़, जैसे कि काउंटर टेररिज्म और काउंटर प्रोलिफरेशन। ये भी इंडिया के लिए काफ़ी क्लोज है, बिकॉज अगेन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो टेरर की वजह से डिसप्रपोर्शनेटली जो है हर्ट होती है। तो अगेन इंडिया काफ़ी
ज़्यादा जो है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस पे एंटी टेररिज्म के ऊपर जो है मुद्दा उठाती रहती है। इवन इंडिया ने जो है एक कवायद शुरू की थी जहाँ पे एक एंटी टेररिज्म कोalition क्रिएट किया जा सके, टेररिज्म के खिलाफ वर्ल्ड लेवल पर रूल्स लाए जा सकें। तो अभी तक इंडिया इन चीज़ों में सक्सीड नहीं कर पाई है, बट आने वाले टाइम में शायद जो है यहाँ पे हम एक अच्छी अलायंस बना पाएंगे, क्योंकि टेररिज्म अभी प्रोलिफरेट करके बाकी कंट्रीज़ में भी जा रहा है। फिर उसके अलावा एक इमीडिएट कंसर्न ये होगा कि इम्प्लीमेंटेशन सही से हो 1975 के बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन का। कोविड-19 ने कहीं ना कहीं डिबेट खड़ी की है बायोलॉजिकल वेपन्स के ऊपर, और इसीलिए एक सही चीज़ ये होगी कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन को दोबारा रिविजिट किया जाए और इसमें जो है इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके, जिससे कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर की संभावना कम हो सके। अगेन एक रीजनल इशू की अगर हम बात करें तो हम इंडिया चाहेगी कि एक प्रॉपर जो है मोड ऑफ वर्किंग निकल के आए ईरान के लिए, ईरान के साथ, जिससे कि हमारा जो ईरान जो है ना तो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर पाए, बट अगेन ईरान की इकनॉमी जो है इतनी तो स्ट्रेंथन हो सके जिससे कि वो अपने चैलेंजेस को, इंटरनल चैलेंजेस को फेस कर सके। उसके अलावा ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान जो है पीस को कंट्रीब्यूट कर सकता है, स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर सकता है अफगानिस्तान में, गल्फ में और वेस्ट एशिया में। तो हम देख सकते हैं कि ईरान एक पाइवट है इस पूरे रीजन में, इसीलिए ईरान के ऊपर जो है एक प्रॉपर कंसेंसस बेस्ड जो है इंटरनेशनल सिस्टम आना चाहिए, जहाँ पे ईरान की बात भी सुनी जाए। वो यूनिलेटरल ईरान के ऊपर जो है सैंक्शंस इम्पोज करना भी सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिया जो है डिस्कस करना चाहेगा मल्टीलेटरल फोरम्स पे, और ये मल्टीलेटरल फोरम्स जो है अगेन इंडिया जितना ज़्यादा इंक्लूड होता है, जितना ज़्यादा इंडिया को वॉइस मिलती है मल्टीलेटरल फोरम्स से, उतना अच्छा होगा हमारी डिप्लोमेसी के लिए। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है नीडेड अ ट्रांसफ्यूजन फॉर पब्लिक हेल्थ केयर। तो देखिए हेल्थ केयर सर्विसेज अगर इंडिया की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो है डिसप्रपोर्शनेटली, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो डिसप्रपोर्शनेटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हाई एंड का वो प्राइवेट हेल्थ केयर के पास है। ऐसे में क्या होता है कि जब कोई भी इमरजेंसी आती है तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट हेल्थ केयर है उसको प्रॉफिटेरिंग का एक मौका मिल जाता है। अब क्वेश्चन ये हमें पूछना चाहिए कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स इंडिया में क्या कर रहे हैं, जबकि इंडिया खुद एक पुअर कंट्री है। हमारे पास जो हॉस्पिटल बेड्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा हैं और पब्लिक सेक्टर में कम है। ऐसा क्यों हो पाया? ऐसी कौन सी पॉलिसी लैप्सेस हैं जिनकी वजह से ये प्राइवेट सेक्टर ने गेन किया और पब्लिक सेक्टर ने यहाँ पे जो है इस एरिया को नहीं देखा? अगर हम एस्टिमेटेड बेड्स की बात करें तो 19 लाख जो है हॉस्पिटल बेड्स हैं और 95,000 जो है ICU बेड्स हैं, 48,000 वेंटिलेटर्स हैं इंडिया के अंदर। ज़्यादातर जो ये सारा हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये कंसंट्रेटेड है 7 स्टेट्स में, जिसमें से आपका यूपी है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, तेलंगाना है और वेस्ट बंगाल है। तमिलनाडु, दिल्ली और वेस्ट बंगाल को छोड़ करके बाकी सब स्टेट्स में बेड्स और वेंटिलेटर्स जो है प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा हैं पब्लिक सेक्टर के कंपैरिजन में। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये सारा डेटा आपको जो है अपनी फैक्ट बुक में डालना है, इसको आप यूज़ करेंगे जब भी मेंस आंसर राइटिंग करेंगे। तो ये जो डेटा है आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप अलग से लिख लीजिए, और किसने ये डेटा दिया है वो भी आपको लिखना है। ये बताया है डेटा हमें सेंटर फॉर डिजीज़ डायनामिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी। अब पब्लिक हेल्थ केयर की बात करें तो हमारे पास ये देखिए, अब अभी हमने क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कौन सा पॉलिसी फेलियर है जो प्राइवेट हेल्थ केयर डिस्प्रोपोर्शनेटली ग्रो किया और पब्लिक हेल्थ केयर नहीं किया। 2 रीज़न से। पहला रीज़न ये है कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस से हमेशा जो फोकस किया है वो बड़ी पिक्चर के ऊपर फोकस किया है। प्रायोरिटी एज अ डेवलपिंग नेशन हमारी ये थी कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो है दिया जा सके पेरिफेरल लेवल पर, और प्रिवेंटिव मेजर्स दिए जा सके। फॉर एग्जांपल इम्यूनाइजेशन हो गया, मैटरनिटी हो गया, पीडियाट्रिक केयर हो गया, और इससे क्या होता है कि IMR आपका रिड्यूस होता है, MMR रिड्यूस होता है, फिर जो चाइल्ड केयर है वो सारी फैसिलिटीज़ जो है पब्लिक हेल्थ केयर के द्वारा प्रोवाइड की गई थी। ऐसे में अगर हम बात करें अपने इम्यूनाइजेशन के लेवल्स की, या फिर हम मैटरनिटी और पीडियाट्रिक केयर की बात करें तो काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट्स हमने देखे हैं पिछले कुछ दशकों में। बट ये जो एक जहाँ पे हमारा जो है पॉलिसी फेलियर रह गया वो है हॉस्पिटल बेड्स में और स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ में। तो हम बहुत ज़्यादा फोकस करते रह गए कुछ एरियाज़ में MMR इम्प्रूव करने के लिए, IMR इम्प्रूव करने के लिए, जहाँ पे हमने अच्छे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स चालू किए हैं। ट्यूबरक्लोसिस को कर्व करने के लिए बहुत अच्छा TB का जो डॉट्स प्रोग्राम है वो चालू किया था, मास स्केल पे ये चालू हुआ था।
उसके अलावा अगर हम बात करें आशा वर्कर्स वगैरह को यूज़ करके पेरिफेरल और प्रिवेंटिव केयर मेजर्स जो है हमने चालू किए, बट कहीं ना कहीं हमने हॉस्पिटल बेड्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्डअप नहीं किया। तो ये एक हमारा पॉलिसी का यहाँ पे जो ड्रॉबैक आता है वो। उसके साथ साथ हमने ये देखा जैसे जैसे इंडिया ग्रो हुआ वैसे वैसे हमारी मिडिल क्लास भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुई है, और मिडिल क्लास काफ़ी काफ़ी एक बड़े मायने में कंट्रीब्यूट करती है हमारे डिमांड्स के लिए। मतलब जो भी हमारी डिमांड्स आती हैं, काफ़ी सारी डिमांड्स मिडिल क्लास से आती हैं। अब ये मिडिल क्लास की जो डिमांड्स होती है ये गुड क्वालिटी हेल्थ केयर की डिमांड है, और प्राइवेट मेडिसिन जो है क्विकली इस डिमांड को गॉच कर पाई थी मार्केट में। क्योंकि आपको पता होगा प्राइवेट मार्केट में क्या होता है, कोई भी अगर कैपिटलिस्ट है तो वो डिमांड को देखेगा, और अगर डिमांड और सप्लाई में गैप है तो वो सप्लाई करना शुरू कर देता है। और जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई कम होती है, ऑब्वियसली अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई ये फिक्स्ड है, मान लीजिए पहले आपकी डिमांड थी D0, फिर आपकी डिमांड बढ़ के मान लीजिए D1 हो गई, तो प्राइसेस भी साथ साथ बढ़ जाते हैं सेम सप्लाई पे। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सप्लाई अगर आप नहीं चेंज करते हैं तो आपके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो ये जो अपॉर्चुनिटी थी ये आपकी जो है प्राइवेट सेक्टर ने देखी, और प्राइवेट सेक्टर ने इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। दूसरा रीज़न ये है हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बढ़ने का और पब्लिक हॉस्पिटल्स के घटने का, वो ये है कि हमारी जो प्राइवेट मेडिसिन्स हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की लैक नहीं है। मतलब कि इंडिया के अंदर प्राइवेट मेडिसिन्स में इन्वेस्टमेंट का कोई लैक नहीं है, कैपिटल अच्छा है। बट पब्लिक हेल्थ केयर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है फिस्कल जो डेफिसिट्स हैं उसकी वजह से पब्लिक हेल्थ केयर के लिए प्रॉपर फंड्स नहीं होते, जिस वजह से एक डिस्प्रोपोर्शनेट गैप हो जाता है प्राइवेट सेक्टर की फंडिंग में और पब्लिक सेक्टर की फंडिंग में, और इसी वजह से प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं ज़्यादा कैपेसिटी बिल्ड कर पा रहा है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर। इंडिया की अगर इकोनॉमी की बात करें तो केवल हम 1.3% जो GDP का है वो पब्लिक हेल्थ केयर पे स्पेंड करते हैं। ये बाकी कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग बहुत कम है। अगर आप बात करेंगे USA की तो USA 15% अपने GDP का जो है स्पेंड करता है हेल्थ केयर पे। अब आप कंपेयर कीजिए 15% और 1.3%, कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 10 गुना से ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये जो एलोकेशन है मिनिमल एलोकेशन होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटीज़ हम नहीं बिल्ड कर पाएंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटीज़ में जो है ज़्यादा पैसा खर्च होता है। वो कैपिटल हमारे जो एक्सपेंडिचर है उसको कट कर पाते हैं, और फिर बाकी जो एक्सपेंडिचर है उसको करने के चक्कर में जो हमारा बाकी प्रायोरिटीज़ हैं उनको देखने के चक्कर में कहीं ना कहीं हॉस्पिटल बेड्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली प्रायोरिटी थी वो पीछे रह गई। अब इवन अगर हम प्राइवेट हेल्थ केयर की बात करें तो प्राइवेट हेल्थ केयर भी अपने आप में यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पे दो तरह की प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है जो इंडिया में अवेल की जा सकती है। पहली होती है 1 मिलियन से ज़्यादा जो अनक्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, झोला छाप जिनको हिंदी में बोला जाता है, डॉक्टर्स हैं, वो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में केटर करते हैं। वो प्राइवेट बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं और बहुत कम फीस जो है चार्ज करते हैं, और वो क्लेम करते हैं कि उनके पास एक्सपर्टीज़ है, बट ऑफन अनप्रूवन होती है, ना तो वो जो है अच्छे से क्वालिफाइड होते हैं, और ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स और मेडिसिन को प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल आयुर्वेदा है हो गया, होम्योपैथी हो गया, तो उनके पास कोई भी इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कोई भी सर्टिफिकेट्स नहीं होते हैं। बट क्योंकि और कोई मींस नहीं है, रूरल एरियाज़ में और कोई डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो रूरल क्राउड यहाँ पे जा कर के फैसिलिटीज़ को अवेल करती है। यहाँ पे कभी कभी ये लोग जो है माइनर सर्जरीज़ भी कर देते हैं। दूसरा जो स्पेक्ट्रम हो गया प्राइवेट हेल्थ केयर का, एक हो गया ये आपका जो झोला छाप वाला हमने बताया वो डॉक्टर्स हो गए। दूसरा हो गया आपका जो मल्टी स्पेशलिटी जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे मेदांता हो गया, वेदांता ग्रुप हो गया। तो इनके जो हॉस्पिटल्स हैं ये वेल इक्विप्ड होते हैं, बहुत अच्छे से स्टाफ्ड होते हैं, एक्सीलेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। ऑफ़न ये मेट्रो सिटीज़ में होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर जो है एक सर्जरी की ऑफ़न अगर आप माइनर सर्जरी भी कराते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। और कहीं ना कहीं इसने जो है हमारी जो रिवर्स ब्रेन ड्रेन करने का काम किया है, जहाँ पे फॉरेन से भी स्पेशलिस्ट इंडिया में आके काम करते हैं, और जो इंडियन अच्छे डॉक्टर्स थे बाहर जाने की जगह वो प्रॉफिटेबल एरिया उनको इंडिया में मिल जाता है, तो इंडिया में उन्होंने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं। अब इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में आपका आता है एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स और इंस्टीट्यूशंस जो NGOs रन करती हैं, फिर आपके ट्रस्ट रन करते हैं। ये जो है मॉडेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, एक्सीलेंट क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और मॉडेस्ट कॉस्ट होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती।
तो ये इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है हमारी हेल्थ केयर के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में, प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में? ये डिफरेंस है हमारी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का। रूरल एरियाज़ में मतलब जो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड है काफ़ी पुअर है, तो वहाँ पे जो उनकी नीड्स को कैटर करने के लिए आपके जो डॉक्टर्स हैं रूरल एरियाज़ वाले, फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और मिड रेंज के जो हॉस्पिटल्स हैं वो मिडिल क्लास को कैटर करते हैं, और हाई रेंज जो हॉस्पिटल्स हैं वो हाई क्लास को कैटर करते हैं। हमारे इंडिया में वेल्थ की इनइक्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। टॉप 1% जो इंडियंस हैं उनके पास जो वेल्थ है वो ऑलमोस्ट फोर टाइम्स है बॉटम 70% की। मतलब जो हम बॉटम 70% जो कमाते हैं उसका चौगुना जो है टॉप 1% लोग कमाते हैं इंडिया के अंदर। इसीलिए वेल्दी को हमेशा वो डिमांड करते हैं और पे भी करते हैं वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर के लिए। उनकी डिमांड है वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर की, और वो माइंड नहीं करते ज़्यादा पैसा पे करना, और वो पे भी करते हैं इसके लिए। इसीलिए इंडिया के अंदर वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्राइवेट सेक्टर में हैं। मिडिल क्लास जो डिमांड करती है इसी सिमिलर जो है हेल्थ केयर को, बट अफोर्डेबल कॉस्ट पर, तो इसीलिए हमें जो है मिड रेंज के मिड सेगमेंट के हॉस्पिटल्स भी मिल जाते हैं जो मॉडरेट कॉस्ट में अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। अब जो पुअरर रह गए 70%, ये रह जाते हैं मर्सी पर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की, जो अनप्रेडिक्टेबल है और लो कॉस्ट जो मतलब लो कॉस्ट जो हमने अभी देखा था अनक्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, उनके बेसिस पे ये 70% हमारे पुअर रह जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की इनइक्वालिटीज़ हैं ये ट्रांसलेट होती हैं इनइक्वल एक्सेस टू हेल्थ में, जो कि हेल्थ हमारा जो है राइट टू हेल्थ हमारा एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। और फिर भी हम ये देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ प्राइवेट सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर का एक पीछे स्पेस दे देना, पब्लिक सेक्टर की एक आगे बढ़ के रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से 70% जो हमारे पुअर हैं वो राइट टू हेल्थ केयर को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। अब हेल्थ केयर को प्राइवेट मेडिसिन के ऊपर देखिए एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर नहीं छोड़ा जा सकता, या किसी भी कंट्री के अंदर नहीं जा सकता। यूनाइटेड स्टेट्स की अभी हमने बात की थी, और अभी हमने देखा था कि 15% ये अपने जीडीपी का हेल्थ केयर पे स्पेंड करता है। बट ये स्पेंड किस बेसिस पे करता है? ये 15% जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है प्राइवेट मेडिसिन के लिए। तो यूएसए आपको पता है कि ये एक टोटली कैपिटलिस्ट नेशन है, जहाँ पे प्राइवेट जो एंटरप्राइज़ है उसको जो है वो ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, इसलिए ये स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है। बट ओबामा केयर आपने नाम सुना होगा, जिसके बेसिस पे हमने इंडिया के अंदर आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की है। तो ओबामा केयर में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे पुअर लोगों को, बट और इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा भी करती है यूएसए की गवर्नमेंट। बट कोविड ने एक चीज़ क्लियर कर दी कि ये जो मॉडल है ये सस्टेनेबल नहीं है, और यहाँ से जो आउटकम्स हैं वो अच्छे नहीं आएंगे। यूरोप ने ऑन दी अदर हैंड, यूरोप जो है खर्च करता है, यूरोप पे बहुत ज़्यादा जो है अपने जीडीपी का खर्च करता है हेल्थ केयर पे, बट उसने यूनिवर्सल हेल्थ केयर किया हुआ है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को रोबस्ट बनाया हुआ है अंडर नेशनल हेल्थ सर्विसेज। फॉर एग्जांपल यूके का है ये। इससे जो है आपका पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर काफ़ी कम है यूएसए से, और बेटर हेल्थ आउटकम्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें शो करता है कि अगर हमें फंडिंग करनी है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल की जगह पब्लिक हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड मॉडल के ऊपर फंडिंग करनी चाहिए। उससे बेटर आउटकम्स होते हैं, और जो सबसे बड़ा सेगमेंट है जो कि हेल्थ केयर से वांछित रह जाता है उसको ये जो है पूरे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसीलिए हेल्थ स्पेंडिंग जो होनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, एविडेंस के बेसिस पर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और अकाउंटेबल होनी चाहिए। ट्रेनिंग होनी चाहिए डॉक्टर्स की और हेल्थ केयर वर्कर्स की, जिससे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जब इमरजेंसी टाइम है उसके वक्त वो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न जो उनका एक हीरोडोटस की जो वो शपथ लेते हैं उसको कहीं ना कहीं पूर्ण कर सके और प्रॉफिटेरिंग ना करें किसी भी इमरजेंसी के वक्त। कॉस्टिंग और ऑडिटिंग जो है केयर का ये किया जाना चाहिए इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के द्वारा, और अप्रोप्रिएट केयर मिले बट वो सही कॉस्ट पे मिले। कॉस्ट का जो एक अभी इन ट्रांसपेरेंसी है प्राइवेट सेक्टर में वो सही होनी चाहिए, जिससे कि सस्पिशियस पे जो अनरीजनेबल डिमांड्स हैं वो जो है पेशेंट्स को ना झेलनी पड़े हेल्थ केयर सेक्टर से। और ये क्राइसिस इस वक्त है, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन या कोई भी इंडिविजुअल कभी भी किसी नेशनल कैलामिटी से प्रॉफिटेयर नहीं करना चाहिए, और वो स्पेसिफिक
स्पेसिफिकली ऐसे इंस्टीट्यूशन को जो कि हमारे दुनिया पे अगर हम बोलें तो डॉक्टर्स को एज ए सेकंड, इंडिया की अगर स्पेसिफिकली बात करें और इवन वर्ल्ड की बात करें तो डॉक्टर्स को एज ए सेकंड गॉड के रूप में देखा जाता है। तो एक कैलामिटी के वक्त अगर वो प्रॉफिटेरिंग कर रहे हैं तो ये एथिकली मॉरली बहुत गलत है और ये नहीं होने देना चाहिए। हॉस्पिटल्स, किसी भी इंस्टीट्यूशन की तरह हॉस्पिटल्स की भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सभी कंपनीज़ के ऊपर हम CSR लगाते हैं कि उनको जो है अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जो है CSR में स्पेंड करना है, तो ये चीज़ हॉस्पिटल्स के ऊपर भी लागू होनी चाहिए। उनकी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब हेल्थ इमरजेंसी हो तो उस वक्त जो है केयर प्रोवाइड करें और एफोर्डेबल कॉस्ट पे केयर प्रोवाइड करें। बट किसी को भी जो है कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए जिससे कि कॉस्ट के अभाव, मतलब पैसे ना होने की वजह से कोई हेल्थ एक्सेस ना कर पाए, राइट टू लाइफ उसका जो है यहाँ पे हार्म होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है, देखिए कि अगर हम बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी की बात करें तो इनके जो है डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं, नेगेटिव रिटर्न्स होते हैं। जितना ज़्यादा आप जो है पैलेटिव केयर जितनी बढ़ाते जाएंगे, जितना ज़्यादा जो है केयर का लेवल बढ़ाते जाएंगे, रिटर्न्स आपको जो है हेल्थ बेनिफिट्स में उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बट कॉस्ट जो है डिसप्रोपोर्शनेटली हाई हो जाती है। बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रिपेयर रहना चाहिए कि वो अपने प्रॉफिट्स को फोरगो कर सकें और कभी कभी इवन लॉस को सफ़र करें एक नेशनल डिज़ास्टर में। बाकी सब लोग भी सफ़र करें, बाकी सभी बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है। ऐसे में अगर वो प्रॉफिट नहीं बनाएंगे या मिनिमल प्रॉफिट बनाएंगे तो उनका कोई घाटा नहीं हो जाएगा। अल्टीमेटली वो एक अपनी ब्रांड इस्टेब्लिश कर पाएंगे और अल्टीमेटली देखिए कभी भी बिज़नेस की अगर बात करें तो ब्रांड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, गुडविल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो एक चीप इनकी पॉलिसी चल रही है जहाँ पे वो प्रॉफिटेरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की मिसरी से, ये एथिकली बहुत गलत है और इवन उनके गुडविल के लिए काफ़ी गलत है। नेशनल डिज़ास्टर में किसी को भी प्रॉफिटेरिंग करने की बात नहीं होनी चाहिए, सोशली ये अनएक्सेप्टेबल है। और लॉसेस जो है जब अनसस्टेनेबल हो जाते हैं तो लोगों को हो सकता है कि ले ऑफ करना पड़े, बेड्स को क्लोज़ करने पड़े या फिर बाकी चीज़ें जो है बिजनेसेस की तरह शट डाउन करना पड़े। बट वो कंडीशन नहीं आएगी और अगर वो एक मॉडेस्ट लेवल पे प्रॉफिटेरिंग करती हैं तो उनको भी घाटा नहीं होगा और लोगों की भी इमरजेंसी सिचुएशन में नीड्स मीट हो पाएंगी। तो ये जो है आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देखना चाहिए, सबका बेनिफिट हो ये चीज़ जो है उनको देख करके तब अपनी कॉस्टिंग बनानी चाहिए। प्रॉफिटेरिंग कहीं पे भी नहीं हो, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है लुक बैक इन रिलीफ। तो कहीं ना कहीं देखिए जो लैप्सेस हैं माइग्रेंट लेबर क्राइसिस में, इनको देखने का अब समय आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो है अपना लेबर माइग्रेंट क्राइसिस पे स्टैंड बदलते हुए सेंटर को 15 दिन की डेडलाइन दी है जहां पे ट्रांसपोर्टेशन जो है सभी माइग्रेंट्स का हो जाना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है स्टेट्स को कि किसी के ऊपर भी जो भी माइग्रेंट्स वापस आए थे मार्च 25 के बाद और जिन्होंने भी लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए जर्नीज़ को किया था, उनके ऊपर कोई भी जो है केस नहीं चलाना चाहिए, क्रिमिनल केस उनके ऊपर नहीं होना चाहिए लॉकडाउन के वायलेशन का, क्योंकि ये लोग जो है डेस्परेशन में और डिस्पेयर में जो है वापस आए थे। ये कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं आए थे और गवर्नमेंट ने इनको सफिशिएंट टाइम नहीं दिया था इस प्रॉब्लम से के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो यही इसी वजह से ये कहीं ना कहीं एक राहत वाली सांस है माइग्रेंट्स के लिए। अगर हम बात करें टोटल माइग्रेंट्स की जो अभी घर लौट चुके हैं तो 57.22 लाख माइग्रेंट्स जो है रिटर्न कर चुके हैं अपने घरों तक अभी। और यहाँ पे ये कहीं ना कहीं मतलब ये सोचिए कि एक स्केल दिखाता है कितना बड़ा स्केल है इंडिया के अंदर इंटरनल माइग्रेशन का। मिसरीज़ बहुत सारे लोगों को फेस करनी पड़ी थी पिछले 2 महीने में, जहाँ पे अथॉरिटीज़ और लोकल कोर्ट्स ने भी कोई उनकी जो है सुध नहीं ली थी, उनकी मिसरीज़ को कम करने के लिए कोई भी उनको रिलीफ प्रोवाइड नहीं की थी। अब ये जो स्टैंड आउट करता है वो ये है कि रिस्पांस जो था यूनियन गवर्नमेंट का इस क्राइसिस के वक्त वो कहीं ना कहीं बुल हेडेड था और सिटीजन्स को नेग्लेक्ट किया था। इनके जो सफरिंग के मैग्नीट्यूड को डिनाई करने वाला एक रिस्पांस रहा था। क्रिटिसाइज़ किया गया हालांकि गवर्नमेंट को सभी तरफ से सिटीजन्स के द्वारा, माइग्रेंट्स के द्वारा, अब कोर्ट्स के द्वारा भी किया जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहीं ना कहीं इन चीज़ के फ्लॉज को सामने लाया था। तो बहुत सारे सीनियर लॉयर्स हो गए,
उन्होंने और जूरिस्ट ने मिल करके कहीं ना कहीं अब रिडेम्पशन की काम शुरू किया है, जहाँ पे पेंडिंग इश्यूज़ के लिए जो सारे क्वेश्चंस क्राइटेरियाज़ हैं वो खोले हैं, पेंडिंग इश्यूज़ को जो है ओपन किया है, जिससे कि माइग्रेंट्स को एक प्रॉपर रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। इन एफर्ट्स के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कहा गया है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव एफिडेविट्स फाइल करें कि क्या एक्शन उन्होंने लिया माइग्रेंट्स के रिटर्न होने के लिए, क्या फैसिलिटेट करने के लिए क्या क्या उन्होंने एक्शन लिया, क्या इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड की गई है, किस तरह का फूड अरेंजमेंट किया गया, किस तरह का वाटर अरेंजमेंट था ट्रेन जर्नीज़ के दौरान। उसके अलावा ये भी पूछा गया है कि वो क्या उनका आगे का प्लान है, किस तरह से वर्कर्स को रजिस्टर करेंगे, स्किल्स को किस तरह से मैप किया जाएगा, किस तरह से उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा और वेलफेयर और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में किस तरह से इन माइग्रेंट्स को इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स में से इस तरह के एफिडेविट्स मांगे गए हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, बट कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रजिस्टरिंग और आइडेंटिफिकेशन की जो फैसिलिटी है वो अभी काफ़ी इनएडिक्वेट है। इन्फॉर्मेशन टाइमली बेसिस पे नहीं पहुंच रही है, कम्युनिकेशन का एक कहीं ना कहीं लैक आ रहा है। ओवरऑल जो कोर्ट का इंटरवेंशन है वो बिलेटेड है, बट फिर भी आया तो कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ प्रोवाइड करेगा। और ये मच नीडेड जो है हमें एक मच नीडेड इंट्रोस्पेक्शन के लिए स्पेस खोलता है, जहाँ पे कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि उसको जो है एक होलिस्टिक एज अ अपहोल्डर ऑफ वैल्यूज़ के रूप में देखना चाहिए और सेंटर की हाँ में हाँ ना मिलाए, साथ साथ एज अ इंडिपेंडेंट न्यूट्रल प्लेयर के रूप में अगर फंक्शनिंग करेगा तो डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छे से फंक्शन कर पाएगी। अब अगली रन वाला जो आर्टिकल है आप इसको पढ़ सकते हैं। बस यहाँ से जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें बात की गई है गोमती मारीमुथु की, जिनको जो है बैन किया गया है, 4 साल का बैन इनके ऊपर इम्पोज किया गया है क्योंकि इन्होंने जो है ड्रग्स लिए थे, अनफेयर एडवांटेज लिया था। इनका जो गोल्ड मेडल है वो भी स्ट्रिप ऑफ कर दिया जाएगा। स्पोर्ट्स देखिए तब अच्छा लगता है जब एथलीट्स जो है compete करते हैं अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पे, और अगर हम ड्रग्स या फिर कोई भी बैंड सब्सटेंस के बेसिस पे आर्टिफिशियली अगर अपने स्टैमिना को बूस्ट करते हैं तो ये एक काफ़ी अनएथिकल है और काफ़ी गलत भी है। टेम्पटेशन जो चीट करने का है इंडिया के अंदर वो ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हमारी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाती हैं, प्रमोशंस मिल जाते हैं, कैश प्राइजेस मिलते हैं अगर कोई मेडल्स लेकर के आता है मेजर गेम्स में। कोविड के वक्त और नेशनल कैंप्स जो है क्लोज्ड हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं टेस्ट ये एथलीट्स के ऊपर होगा कि वो अपने स्टैमिना को मेंटेन रखें, प्रैक्टिस को मेंटेन रखें। और आने वाले अभी 2 इवेंट्स हैं, जैसे कि ओलंपिक्स आएगा, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स आएंगी, कॉमनवेल्थ गेम्स आएंगे और एशियन गेम्स, ये सारी अभी इवेंट्स लाइंड अप हैं। ऐसे में वाडा और नाडा ने जो गाइडलाइंस लेकर के आए हैं जिससे कि टेस्टिंग किया जा सके इस दौरान, मॉनिटरिंग की जा सके, और साथ साथ जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज़ हैं उनको भी कहा गया है कि वो एथलीट्स को जो है ये बताएं कि वो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं उनके अंदर इंडल्ज ना करें। पहले क्या होता था कि बहुत सारे जो टेस्ट होते थे वो किए जाते थे, अभी इस वक्त टेस्टिंग थोड़ी सी रिड्यूस्ड है, बट इंटेलिजेंट टेस्टिंग और इंटेलिजेंट एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। नाडा ने नाडा को जो है एक क्लियर रोल प्ले करना होगा जिससे कि इंडिया का जो एक वर्ल्ड स्टेज पे जो है इंडिया का नाम खराब ना हो ऐसे एथलीट्स के द्वारा जो कि वर्ल्ड गेम्स में इस तरह से चीटिंग करते हैं, तो इससे इंडिया का भी नाम खराब होता है। तो नाडा को एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ लेनी होगी कि वो ज़्यादा कुछ करे जिससे कि ड्रग वायलेशंस ना हो, और ये एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। गोमती वाले इशू में एक वेकअप कॉल होनी चाहिए कि इवन जो हमारे काफ़ी वर्ल्ड क्लास एथलीट्स हैं वो भी अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस में इंडल्ज करते हैं तो ये एक बहुत गलत मैसेज जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। ऑलरेडी हम जो स्पोर्ट्स के एरिना में बहुत कम मेडल्स लेकर के आते हैं, और अगर हमारे एथलीट्स इस तरह के एक्शंस करेंगे वर्ल्ड लेवल के अगर इवेंट्स में, तो इससे इंडिया का काफ़ी नाम ख़राब होता है। तो ये यहाँ पे जो है नाडा को अपनी प्रोएक्टिव रोल प्ले करना होगा कि किस तरह से वो टेस्टिंग कर सकता है और किस तरह से ये इस तरह के इवेंट्स को होने से रोक सकता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।